नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों अखिलेश यादव ने भाजपा को ही सबसे बड़ा संकट बता दिया। क्या 2027 की चुनावी बरसात अभी से इतनी कड़वी हो गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच की जंग अब स्टूल और गद्दी तक पहुंच गई। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ रणभेरी फूंक दी। उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि भाजपा को देश का सबसे बड़ा संकट करार दे दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की त्याग और बचत वाली अपील पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने एनडीए के सहयोगियों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अखिलेश यादव ने पूछ दिया कि गठबंधन के साथियों को सिर्फ स्टूल क्यों, उन्हें गद्दी और मलाईदार विभाग क्यों नहीं, और इसके साथ ही सबसे ज्यादा बड़ा सवाल भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि सूबे की सियासत में अब आग लगा दी गई है भाजपा द्वारा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से पेट्रोल, सोने और खाद बचाने की अपील की। अखिलेश यादव ने इसे राष्ट्रहित नहीं बल्कि भाजपा की नाकामी के तौर पर पेश किया। उनका तर्क है कि 12 साल बाद अगर देश तेल और सोने के लिए तरस रहा है तो इसके लिए भाजपा की नीतियां जिम्मेदार हैं। आज इसी पर होगी चर्चा। क्या भाजपा वाकई संकट है या अखिलेश यादव 2027 के लिए ध्रुवीकरण की नई पिच तैयार कर रहे हैं? और इसके लिए चर्चा में हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। आपको बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से। हमारे साथ सपा प्रवक्ता डॉक्टर नितेन सिंह जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नितेन जी के साथ करते हैं। नितेन जी, अखिलेश यादव ने भाजपा को देश का संकट बताया, क्यों? स्नेहा जी, वर्तमान समय में जिस तरीके से देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, पूरे देश की कैपिटल कुछ हाथों में चली गई है। आप पूर्ववर्ती सरकारों में 2004 से 14 और 14 से लेकर के 24 ये जो एक आर्थिक स्थितियों पर अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो ये पाएंगे कि सिर्फ 2 लोगों की पूंजी हटा दी जाए तो पूरे देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो कहां पर पहुंच गई है। आज देश का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो छात्र हो, हर वर्ग, व्यापारी हो, सब परेशान है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी का किस तरीके का बयान है। वो पुरानी कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आप देश में एक तो फिजूल खर्ची की बात कर रहे हो, दूसरे लोगों को आप 8,500 करोड़ के हवाई जहाज से चलोगे, आपके काफिले में बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां चलेंगी, आप आए दिन विदेश की यात्राएं करोगे, आपके मंत्री और आपकी चुनावी रैलियों में अनाप शनाप के खर्च होंगे, और जिस वक्त आप ये बौद्धिक ज्ञान आप दे रहे हो देश को, उसके ठीक 5 मिनट बाद जब मन से उतरते हो तो आप खुद एक बहुत बड़ा रोड शो कर रहे होते हो। तो ये कि देश हंगर इंडेक्स में कहा है, भुखमरी में, तो आप उसका समाधान क्या निकाल लो कि लोग खाना खाना छोड़ दें। देश में बेरोजगारी बहुत है तो लोग रोजगार मांगना छोड़ दें। देश में पेट्रोल का संकट आपकी गलत नीतियों से आ रहा है तो लोग पेट्रोल यूज करना बंद कर दें। आप सोना मत खरीदिए, आपके घर में शादी ब्याह है, कोई भी 1 साल तक आप गहने मत खरीदिए। तो किस तरीके की अपील है? आप क्या चाहते हो कि देश का एक बहुत बड़ा सराफा व्यापार है, वो लोग क्या कल से झालमुरी बेचेंगे, वो सब अपनी दुकानें बंद कर दें? किस आप कर रहे हैं? आप स्वयं जंगलों के कटानों में जो स्थिति है, पर्यावरण की रक्षा के नाम पर आप किसको पर्यावरण रक्षा का ज्ञान दे रहे हैं? स्थितियां हैं, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तो हर मुद्दे में सफल हो गई। मैं 2 से बात कर रहा हूं, देश का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, 2 लोगों की कैपिटल हटा दीजिए, माननीय देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी और दूसरा मुकेश अंबानी, 5 ही देश की 140 करोड़ जनता की पर कैपिटा इनकम निकाल दीजिए, देश किस स्थान पे खड़ा है? आप सबको दे दिए उनको। बिजली जी आंकड़ों में आज लगातार बिजली के संकट जिस तरीके में, हमारे नेता ने उस दिन कितनी दमदारी से पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री ये बताएं कि आपने 17 से लेकर के और आज 26 तक
कितने नए पावर प्लांट लगाए, आपने कौन से पावर प्लांट बनाए? हमने उन्होंने बताया कि हमने अपने पावर प्लांट अपनी सरकार में कानपुर के पनकी से लेके घाटापुर से लेके हरदुआगंज से लेकर के देश के जो भी पावर प्लांट 3 into 6 60 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाए। आपने बनाया क्या है ये बताएं। हमारे ऊपर बहुत लोग तोहमत लगाते हैं, हमारी सरकार में 3 जगह जाती थी बिजली, आपकी सरकार में 3 जगह। हमने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया है, हमने पावर बनाए, हमने ट्रांसफार्मर बढ़ाए, हमने बिजली के जो केबलिंग करने का काम भी किया, लाइन लॉस रोकने का काम किया, और नए नए जब आप लोग ये सारे दावे करते हैं नितिन जी, जब आप लोग ये सारे दावे करते हैं और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास किए कार्य को गिनाते हैं अपने कार्यकाल के, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के बयानों को सुनिए। वो कहते हैं कि पहले तो इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश के नाम से डरते थे, खौफ खाते थे, लेकिन अब आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्नेहा जी, बड़ी ईमानदारी से मैं 5 नाम पूछूंगा। हमारी सरकार में अमूल उत्तर प्रदेश में आया, आज अच्छे से काम कर रहा है। एचसीएल आया, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी आई जी। आज नाम मैं पूछना चाहता हूं, 4-5 ऐसे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम, 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी बताए, मुख्यमंत्री जी स्वयं बताएं कि कितने इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई। जरा 5 इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम और 5 इंडस्ट्री किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनका कितना इन्वेस्टमेंट आया, इतना सिर्फ बता दें। देश के टैक्स पेयर के पैसे से उत्तर प्रदेश में कितने इन्वेस्टर मीट हुए, जितना इन्वेस्टर मीट में खर्च हुआ है, अगर उतना इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट भी आया हो तो मुख्यमंत्री जी, मैं प्रवक्ताओं की बात नहीं करता हूं, कुछ भी आए मैं सही बक देंगे, मुख्यमंत्री जी सरकार का एक आंकड़ा जारी करें सरकारी, क्योंकि जो इन्वेस्टर आएगा उसका प्रोजेक्ट कहीं लगा होगा, उसने कोई अमाउंट दिया होगा कि इस अमाउंट पे हमने ये इंडस्ट्री लगाई है और इतने लोगों को रोजगार दिया है। 5 नाम मैं बड़े चैलेंज के साथ इस आपके माध्यम से सरकार से पूछता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार को 5 उद्योगपतियों के नाम, 5 ऐसी इंडस्ट्री किस क्षेत्र में है, वो किस फील्ड में है, कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, वो बताने का काम करें। हमने तो आईटी सेक्टर में भी काम करके दिखाया, और हमारी सरकार में जितने मेडिकल कॉलेज से लेकर के हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हाईवे, क्रूजवे, कोना स्टेडियम, मुख्यमंत्री जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो बिल्डिंग से लेकर लोक भवन से लेकर के हमने हाई कोर्ट से लेकर के जनेश्वर मिश्रा पार्क तक हर फील्ड में कुछ ना कुछ सरकार ने विकास के काम किए। और अबुल हम आपके सामने उदाहरण दे रहे हैं, एचसीएल का उदाहरण दे रहे हैं, अवस्थितग्राम का उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सारे काम किए गए। तो कुछ काम भारतीय जनता पार्टी बताएगी तो अच्छा लगेगा। सिर्फ ये कह देना कि हम तो कहते हैं कि हमने अपनी सरकार में पावर सेक्टर में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है, इतने हमने प्लांट लगाए जिससे बिजली का उत्पादन बढ़ा आज उत्तर प्रदेश, लेकिन चूंकि खपत ज्यादा है आज भी उसे पूरी नहीं हो पा रही। तो क्या इन पिछले 10 सालों में योगी जी की सरकार में कौन कौन से पावर प्लांट, कोई नया जो समाजवादी पार्टी की सरकार में शिलान्यास ना हुआ हो, पार्टी की सरकार में जो प्लांट ना हो लग रहा हो, इन 10 सालों में कोई नया शिलान्यास और नए उद्घाटन का नाम बताने का काम करें। मैं बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनका इज्जत करूंगा। सिर्फ हवाबाजी की बात करना इसलिए करें, भारतीय जनता पार्टी सही मायने में नफरत की खेती कर रही है, देश में अशांति का माहौल है, हर वर्ग परेशान है, सिर्फ उसको सांप्रदायिकता के नाम पर सिर्फ ध्रुवीकरण किया जाता है, कहीं देश में कहीं हमला करा दिया जाता है, कहीं कोई ऐसी साजिश कर दी जाती है, मेन मुद्दों से ध्यान हटा करके हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान की तरफ ही लोगों को ले जाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई एक एजेंडा, कोई विकास के नाम पर कोई चर्चा, कोई सामाजिक सौहार्द की कोई चर्चा। कल से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक होर्डिंगें लगवा दी, कटिया चोर, क्या माहौल बनाने की कोई, पहले एक लाए थे टोटी चोर। पूरे देश ने देखा किस तरीके की ऊंची मानसिकता की राजनीति की गई जी। आज तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाए, कौन सी टोटी, कहां की टोटी, वो स्विमिंग पूल, किसी सरकारी आवास में स्विमिंग पूल था, लेकिन ना बोले स्विमिंग पूल तोड़ दिया। जो साजिशें भारतीय जनता पार्टी
विपक्ष के नेताओं को डिफेम करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए करती है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गंदी राजनीति देश में कभी हो नहीं सकती। और ये काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। आज अपना काम बताने की बजाय हम आज भी समाजवादी लोग इस हैसियत में कि 12 से 17 में हमने ये काम किए, और कामों की एक लंबी फहरिस्त गिनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आते और बताते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिन्होंने ये किया, गुंडा राज था, माफिया राज था, अल्पसंख्यकों का था, मुसलमानों का राज था। सिर्फ हवा की बातें करते हैं जिसका कोई जमीनी आधार नहीं है। बोले दंगे होते थे, पता नहीं कहां से संख्या लाते, इतने लाख, इतने हजार, इतने करोड़ दंगे उत्तर प्रदेश में हो गए। अजीब सी बातें होती जिसका ना कोई सर होता है, ना कोई पैर होता है। ठीक है नितिन जी, जवाब ले लेते हैं जरा बीजेपी नेता से। जी विवेक श्रीवास्तव जी, पहले तो आपका इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। आज अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ एक संकट है और सबसे बड़ा संकट है, वो है भाजपा। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? स्नेहा जी, चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को देख करके अखिलेश जी का मानसिक संतुलन हिल गया है। बिहार गए थे, बिहार से बैरंग लौटे, जितनी सीटें पहले थी आरजेडी की उससे भी कम करके आए। दीदी ने डर के मारे बुलाया नहीं, यहीं से ताने हुए तक दीदी रहेंगी, दीदी रहेंगी, दीदी नहीं जाएंगी, दीदी चली गई। गए मातमपुरसी करके आए, तब से उनका दिल डूबा डूबा है। ओम प्रकाश जी बता ही रहे थे कि जिस दिन परिणाम आया उस दिन 4 घंटा अखिलेश जी बेहोश थे। अब बेहोशी के बाद जब आदमी होश में आता भी है तो कुछ आँव बाँव तो बकता ही बकता है। तो अखिलेश जी की स्थिति कुछ उसी तरह की है। संकट तो है, उनकी राजनीति के लिए संकट है, उनकी पार्टी के लिए संकट है। 27 में उनको हार सामने दिख रही है। केशव जी जो बताते हैं कि सपा बहादुर 27 में साफ हो जाएंगे, वो गलत नहीं कहते जी। वो रिजल्ट उनको सामने दिख रहा है, इसलिए उनका मन विचलित हो चुका है। वो कुछ भी कह सकते हैं। आपने देखा, वो नहीं करनी, पूरी समाजवादी पार्टी का मन व्यथित है। कोई सांसद इनका प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, ये तो अभी यहीं तक पहुँचे, पता नहीं और देखिए क्या क्या करते हैं। तो ये इनकी आसन हार को देख करके इनके विचलन की पराकाष्ठा है। इनको लग रहा है कि अब तो हमारा कोई कार्ड चलने वाला नहीं है। बकरी का मुर्गी का मुआवजा दे के भी देख लिए, भागवत में यादव जी को पैसा दे के भी देख लिए, भागवत वाले विवाद में सब कर लिए। उसके बावजूद भी कहीं इनका वो जो पीडीए वाला कार्ड है वो कहीं चल नहीं पा रहा है। लेकिन ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि इनके पीडीए कार्ड से आप लोग इतना डरे हुए थे कि उसी आधार पे पूरा समीकरण ही बिठा के कैबिनेट विस्तार कर दिए। देखिए नितिन जी हमारे मित्र, मैं नितिन जी की किसी बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उस मंत्रिमंडल विस्तार से व्यथित कौन है, डरा कौन है, ये आप देख ही रही हैं कल से। किसके खाने में चिंता ज़्यादा है? अगर एक वाल्मीकि का बेटा प्रदेश में मंत्री बन रहा है तो उससे व्यथित कौन है? सामने दिखाई दे रहा है। तो जो पार्टी कभी माई समीकरण के आगे सोचती ना हो जी, बताते तो जरूर है पीडीए, लेकिन पीडीए के इनकी जितने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे सब अलग अलग उसका अर्थ बताएंगे। कल कोई बता रहा था कि पीड़ित, दलित, अपमानित, कोई कह रहा था ए से अखिलेश, डी से डिम्पल, कोई कुछ बताता। जो जितने मिलेंगे सबके अलग अलग अपनी ढपली, अपना राग है जी। इतना कन्फ्यूजन है कि ये लोग खुद ही नहीं आज तक तय कर पाए कि पीडीए का मतलब क्या है। कोई ए से अगड़ा बताएगा, कोई ए से आदिवासी बताएगा, कोई ए से आधी आबादी बताएगा। हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, सबको लेके चलती है। मंत्रिमंडल के विस्तार के माध्यम से हमने वहाँ तक भी पहुँचने की जद्दोजहद की है जो लोग अभी तक हमसे छूटे थे, या जहाँ तक सरकार की योजनाएं जा रही हैं और वो लोग सरकार का सीधे शामिल हों, उनको लगे कि हाँ मेरी सरकार है। इस प्रयास के तहत ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया।
और उस जिस तरह से विपक्ष विचलित है उस विस्तार को लेके, इससे तो प्रत्यक्ष है कि मंत्रिमंडल विस्तार एकदम सही हुआ है और विपक्ष को लग रहा है कि हमारी जमीन निकल गई, हमारे पैरों के नीचे चली गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्टूल वालों के लिए गद्दी तो लगा देते, कुछ अच्छा विभाग ही दे देते। और अभी एक पोस्टर सामने आया जिसमें सपा के जो दिग्गज नेता आपके साथ खड़े नजर आ रहे कि आखिरकार इन्हें मंत्रिमंडल का लालच दिया था लेकिन अब निराश कर दिया आप लोगों ने। ये तमाम गंभीर आरोप हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी शर्तों के साथ किसी को शामिल नहीं करती जी। जिसको भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति में विश्वास होता है वो भाजपा में आता है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसकी योग्यता के अनुसार उसको दायित्व दिया जाता है, उसको काम में लगाया जाता है। नेतृत्व ने जब जिसको जो समझा उसको उचित दायित्व दिया, उसको काम में लगाया, उसका वैसा प्रयोग करता है नेतृत्व हमारा। और बार बार जो वो स्टूल वाली बात कर रहे हैं, ये उनकी उस अहम को दर्शाता है कि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, नितिन जी बैठे हैं, यदि अखिलेश जी मुलायम सिंह जी के पुत्र ना होते तो बहुत से जैसे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में हमारे यहाँ दरी बिछा रहे, इसी तरह से दरी बिछा रहे तो उनका कोई नाम लेने वाला ना होता। मुझको अगर जोड़ू घटाऊंगा तो मुझको लगता है कि नितिन जी का राजनीतिक जीवन उनसे ज़्यादा पड़ेगा। ऐसे बहुत से सीनियर लीडर हैं इनके, मैं उस पर नहीं घुसना चाहता। तो कहने का मतलब, ठीक है आपको ईश्वर ने मुख्यमंत्री के घर में पैदा किया, लेकिन गरीब के बेटे का भी सम्मान करना सीखिए। जिन दो लोगों को आप स्टूल वाला मंत्री बताते हैं, दोनों का अपना राजनीतिक जीवन है, दोनों अपने दम पे यहाँ तक आए हैं। केशव जी के पिताजी की एक सिंपल सी सब्जी बेचने की दुकान थी सिरातू ब्लॉक के सामने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। केशव जी वहाँ चाय 6 खाने वाला टंगना लेके चाय पहुँचाते थे और वो संघर्षशील जीवन से की शुरुआत वहाँ से होती है और होते 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 आज वो अपने संघर्षों के दम पे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ब्रजेश जी का भी जीवन कुछ इससे इतर नहीं है, छात्र जीवन नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय से है, राजनीतिक छात्र नेता थे। कितना संघर्ष है छात्र नेताओं के जीवन में, किसी को बताने जरूरत नहीं, नितिन जी खूब समझ रहे हैं, वो छात्र जीवन देखे हैं। बाकी अखिलेश जी ना समझ पाएंगे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नितिन जी समझ रहे हैं। तो उस संघर्ष को आज एक स्थान मिला है। ब्रजेश जी सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, तो गरीब के बेटे के संघर्षों का सम्मान करना अखिलेश जी को आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो ये साफ दर्शाता है कि वो अपनी गद्दी के नशे से अभी तक निकल नहीं पाए हैं। अखिलेश जी गद्दी जाए 9 साल हो रहे हैं और जो आपके लक्षण हैं 47 तक गद्दी आपको नसीब होने की स्थिति नहीं है। केशव गौरैया ठीक बताते हैं, अब से अपने आप आचरण में सुधार करिए। कार्यकर्ताओं को तो आपने कुछ बंदिश दी है कि भाई, वो मैं देखा राजू राय कह रहे थे कि हम अध्यक्ष जी ने कहा कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखिए, लेकिन थोड़ा ये अनुशासन अपने स्वयं पे भी लागू करिए अखिलेश जी, चाहे भाषा में चाहे और चीज़ों में। जिस तरह की टिप्पणियाँ आप कर रहे हैं, आपके स्तर के व्यक्ति पे, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हो, जो स्वयं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, उस स्तर के व्यक्ति से इस तरह की टिप्पणियाँ शोभा नहीं देती। ठीक है। अच्छा, अभी नितिन जी ने 2 सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा, आप कहते हैं विकास के वजह से जनता आपको दोबारा चुनेगी और 27 में भाजपा फिर से बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। नितिन जी कह रहे हैं कि 5 इंफ्रास्ट्रक्चर गिना दीजिए, 5 कंपनी इंडस्ट्रीज बता दीजिए जो आपने लगाया हो। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जाने के बाद कौन से पावर प्लांट लगाए गए हैं जो भाजपा के द्वारा पूर्ण रूप से लगाए गए। स्नेहा जी, जब ये पावर प्लांट की बात करते तो पूरा प्रदेश इनके ऊपर हंसता है। अपनी सरकार के अंतिम चरण में जब एक 2 लड़कों की जोड़ी प्रचार कर रही थी, तो ही चौक के रोड शो में अखिलेश जी को लोगों ने बिजली का तार पकड़े देखा। बिल्कुल, वो एक सिटिंग मुख्यमंत्री का ही विश्वास था कि इन तारों में बिजली नहीं है। इससे बड़ी हंसी की बात उत्तर प्रदेश के बिजली महकमे में और ऊर्जा विभाग में कुछ हो नहीं सकती। तो कम से कम ये ऊर्जा क्षेत्र की तो बात छोड़ दें जी। अब आ जाइए स्वास्थ्य में। इन्होंने एक सफाई का मेडिकल कॉलेज बनाया पूरे
गाजे बाजे के साथ बनाया, खूब पैसा झोंक के बनाया। जी लेकिन नितिन जी बैठे हैं, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई सैफई परिवार का वहाँ इलाज कराने नहीं जाता। मुलायम सिंह जी को भी इलाज की ज़रूरत हुई तो वेदांता गए, सैफई नहीं गए। ये इनके अपने बनाए हुए स्ट्रक्चर पे इनका भरोसा है। एक चीज़, जी और स्थिति इस तरह की थी कि जब हम लोगों ने कोरोना काल की इस प्रदेश में आमद देखी तो कोरोना के सैंपल टेस्ट करने के लिए पूना भेजे जाते थे। एक अदद पीपी किट उत्तर प्रदेश में नहीं थी। कोरोना की कोविड की टेस्टिंग की किट नहीं थी उत्तर प्रदेश में, स्नेहा जी। जी बाकी चीज़ों की तो बात छोड़ दी, जो लंबा सिजरा है। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है और आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश देश नहीं दुनिया का मेडिकल हब बनने जा रहा है। जी अब आ जाइए उत्पादन में। यहीं आपके हरदोई के संडीला में बबली स्काट की फैक्ट्री प्रोडक्शन दे रही है। जी अमेठी में AK-47 की फैक्ट्री प्रोडक्शन दे रही है। लखनऊ में ब्रह्मोस बन रही है। डिफेंस कॉरिडोर मूर्त रूप ले चुका है। ये क्या है? आज उत्तर प्रदेश देश नहीं दुनिया के नक्शे में आयुध निर्माण के क्षेत्र में कदम रख चुका है और देखा जा रहा, दुनिया के नक्शे से लोग इसको देख रहे हैं। हम अस्त्र खरीदने के बजाय अब लोगों को सप्लाई देने की स्थिति में आ रहे हैं। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत है योगी आदित्यनाथ जी के 9 साल के शासन में, डबल इंजन के 9 साल के शासन में। एक्सप्रेस वे वगैरह जब भी मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे तो नक्शा हमने पास कराया था, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में रिकॉर्ड संख्या में गरीबों को मकान मुहैया कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है पूरे भारत में, सर्वाधिक मकान, चाहे वो शहरी क्षेत्र का गरीब हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का गरीब हो, पक्की छत मुहैया कराई है, जो आपके समय में नहीं मिली। अगर आपने अपने समय में इन योजनाओं को ढंग से लागू किया होता तो हम यहाँ होते ही नहीं। ठीक है, जवाब लेते हैं। हम तो आपके फेलोरेंस के कारण हैं और अपने कार्यों के कारण लगातार विद्यमान हैं, अपने परिश्रम, अपने सेवा भाव के चलते। और रुक जाइए, इतना ही नहीं स्नेहा जी, अभी ये तमाम दंगे उंगे की बात कर रहे थे। दंगे के आंकड़े नितिन जी हम नहीं बताते, NCVRB के आंकड़े बताते हैं। आप उठा के देख लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगा क्यों हुआ? आपकी सरकार की नाकामी थी। एक बेटी जो पढ़ने जा रही थी उसको सौदे ने छेड़ा, उसके मामा और भाई जाकर के समझा रहे थे, समझा करके लौटे, एक टपरी पे चाय पी रहे थे, मुस्लिम युवक आए, उसको मार दिए, मर गया। और वो जो पकड़ के पुलिस ले गई तो आजम खां का फोन पहुंच गया, वो सब छूट गए। इस पे लोग उत्तेजित हुए। जब आप न्याय देने में नाकाम में आप रहे, हमारे शासन में बता दीजिए ऐसी कोई घटना हो कि जहां पुलिस संरक्षण दे रही हो, कोई नेता अपराधियों का संरक्षण कर रहा हो। योगी आदित्यनाथ जी के राज में एक चीज सबको मालूम है कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, चाहे अपना हो चाहे पराया। किसी माई के लाल की हैसियत नहीं, किसी बहन बेटी का रास्ता काट के देख ले, कोई सौदा किसी बहन बेटी को छेड़ के देख ले, अगले चौराहे से उसको यमराज ढूंढते मिलेंगे। 24 से 48 घंटे में वो अपने पैर पर चलने लायक नहीं होगा, हो सकता है इस दुनिया से चला जाए। ये है कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी की। इस कारण से कलकत्ता से लेकर आसाम तक लोग योगी राज चिल्ला रहे हैं, योगी जी को प्रणाम कर रहे हैं, काम बोल रहा है। ठीक है, जवाब लेते हैं नितिन जी से। नितिन जी, अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, इंडस्ट्रीज की बात की थी, इन्होंने गिनाया। अभी आपने पावर प्लांट की बात की थी तो इन्होंने स्थितियां बता दी कि आपके लगाए हुए पावर प्लांटों की क्या स्थिति थी। तो साफ तौर से ये बता रहे हैं कि जिस तरीके के शब्द और बयान दिए जा रहे हैं अखिलेश यादव के द्वारा, वो उचित नहीं है बतौर पूर्व मुख्यमंत्री। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? अभी डिबेट में थोड़ी देर बात करेंगे। मैं आपको देखिए, बहुत विवेक जी बहुत अनुभवी प्रवक्ता हैं और उन्होंने कितनी सफाई से भारतीय जनता पार्टी को सेव करने का काम किया। मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में कई बार इन्वेस्टर मीट हुई, उस इन्वेस्टर मीट में बहुत सारे उद्योगपति आए और सब MOU साइन करके गए थे। उनमें से कोई 5 प्राइवेट उद्योगपति, कोई 5 प्राइवेट इंडस्ट्रीज किसी भी क्षेत्र में आकर के कोई काम कर रही हूं, जरा उनके से नाम बता दीजिए। आपने उसको बहुत गोल मोल घुमा दिया, वो ये कारखाना वो कारखाना और सरकार के तमाम सारे उपक्रम को
चर्चा में ले आए। हमने बात की मेडिकल की, इन्होंने बड़ी सफाई से सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज का नाम लिया और उसकी बड़ी तारीफ कर दी कि बहुत गाजे वाजे के साथ सैफई का मेडिकल कॉलेज बना और उस पर कोई इलाज कराने नहीं जाता, जबकि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज अगर वो मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो इलाज के अभाव में क्या दशा होती। एक कॉलेज नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में 13 मेडिकल कॉलेज, तो उनको बाकायदा नाम से कन्नौज, सहारनपुर, बांदा, फिरोजाबाद, बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, अयोध्या, शाहजहांपुर, बदायूं, जौनपुर, बिजनौर, ये तो पूरी फहरिस्त बता रहे हैं मेडिकल कॉलेजों की। पूरे 13 मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी स्तर पर बनाए। इसके अलावा क्या किया, एमबीबीएस की 1000 सीटों की बढ़ोतरी की हमने। किंग जॉर्ज लखनऊ का मेडिकल कॉलेज, यहां हमने संस्थानों में बहुत सारे विस्तार किए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसमें हमने शिक्षा का विस्तार किया। भाई जी ने पूरे बहुत सम्मान के साथ बता दिया कि वो एक सैफई में मेडिकल कॉलेज, बाकी सारे मेडिकल कॉलेज का तो लगता है कि है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। शाहजहांपुर, सहारनपुर, बदायूं, फैजाबाद, अयोध्या, कोई है ही नहीं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का हिस्सा ही नहीं। दूसरा, इन्होंने बताया कि एक बार वो तार पकड़े दिख गए थे। अरे भैया, कभी कभी तो स्वीकार कर लिया करो बड़ा मन करके कि हमने कितने, वो एक सांस में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नाम गिनाते हैं कि कानपुर के पनकी से और घाटपुर से लेकर के हरिद्वारगंज तक के जितने नाम है लिस्ट से बताते हैं। योगी जी एक बार नाम भी पलट के ले लें कि 3x660 सुपर थर्मल पावर प्लांट का नाम ही ले लें, वो नाम तक लेने की स्थिति में नहीं, वो क्या बनाए। हमने पूछा एक तो बताओ, कोई एक पावर प्लांट बताओ जो आपने स्थापित किया। हमने तो स्थापित किए। कोई भी पावर प्लांट लगता है, उसको 4-6 महीने, साल भर, 2 साल बनने में लगता है, उसका उद्घाटन होता है, उसके बाद उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। हमने 12 से 17 में जो पावर प्लांट लगाए, जिनके प्रोडक्शन से आज उत्तर प्रदेश जो बिजली आ रही वो आ रही, आपने कोई एक बनाया नहीं बताया। दूसरा ये कह रहे थे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, और उनकी भाषा और उनको एक गरीब के बेटे के, एक चाय वाले के, एक सब्जी वाले के बेटे के सम्मान किए। ये उनका वही बड़प्पन है कि वो उस चाय वाले, जो चाय बेचने वाला लड़का था, इनका चाय बेचने वालों की बहुत लंबी फहरिस्त है। इनका हर चाय बेचने वाला देश का बड़ा नेता हो जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो और चाहे उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम क्यों, सबका इतिहास चाय बेचने से शुरू होता है। ये किस तरीके की सहानुभूति व्यक्त करने वाली बातें करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कौन कितना बड़ा अपराधी, कौन कितना बड़ा नेता, वो सबको पता है। हम लोग चूंकि अपनी शिष्ट भाषा के लिए जाने जाते हैं, और पूरे देश में अगर अपनी शिष्ट भाषा के लिए, अपनी विनम्र भाषा के लिए, अपनी शालीन भाषा के लिए कोई एक नेता जाना जाता है तो उनका नाम आदरणीय अखिलेश यादव। हम उन्हीं की चिंता कर रहे हैं कि जो गरीब का बेटा, जो सब्जी बेचने वाले का बेटा, जो खाने का चाय का स्टैंड लेकर के चाय देने वाले का बेटा, वो जब संघर्ष करके राजनीति में आता है तो भारतीय जनता पार्टी से उस संघर्ष करने वाले नेता का सम्मान देखा नहीं जाता। तब उसको, जब सबको कुर्सियां दी जाती, तब उसको स्टूल में बिठाया जाता है। हमारी चिंता ये है, हमारी चिंता ये नहीं है कि उसको स्टूल क्यों मिला, हमें यही चिंता ये उसको ही स्टूल क्यों मिला। ये करें उनको स्टूल। हम ये पूछ रहे हैं कि जब इतनी बड़ी महफिल थी, इतने बड़े बड़े लोग थे, तो वहां उस चाय बेचने वाले को, उस सब्जी बेचने वाले बेटे को ही स्टूल क्यों दिया गया। ये हमारी चिंता है, ये हमारे आज की चिंता है। ये बता देते हैं कि वो हमारा विस्तार और पीडीए में कोई परिभाषा। अरे सब भैया जानते हो, पूरे देश में 15-85 का नारा देने वाले, 80-20 का नारा देने वाले कौन लोग हो, क्या समाज में। ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हो। कल की घटना है, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक चैनल की डिबेट में रात को था, खटिया वाले पोस्टर को लेकर डिबेट थी। भारतीय जनता पार्टी के एक श्रेष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ बैठे थे, नाम उनका भी लेना नहीं चाहेंगे, आगरा के प्रवक्ता हैं। तो उन्होंने ऑन डिबेट कहा, बल्कि एंकर को उनको रिमूव करना पड़ा, इतनी गैर संवैधानिक बात। बोले मुझे इस देश के 20% मुसलमानों का एक भी वोट नहीं चाहिए, पूरे देश का एक एक मुसलमान कटिया चोर है। ये शब्द कहे का तो मैं अपनी डिबेट की क्लिप भेज दूंगा
और उस पर बहुत सारे लोग थे, कई पत्रकार भी थे, सबने ये आप गैर संवैधानिक बात करो ये तो। और अगर ये हैसियत है तो ये एक बार जरा अपने योगी जी से या अपने मोदी जी से ये बात बुलवा करके दिखवा दो कि देश का पूरा मुसलमान बिजली चोर है, वही कटिया डालता है। तो ये एक कौम को, एक समाज को ऑन एयर टीवी चैनल में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली देते हैं, और फिर उन्होंने छाती ठोकते हुए कहा हाँ मुझे नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट, भाजपा को नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट, ये सब चोर है। उसमें दूसरे दिन प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने बहुत ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया की, यहां तक कि अब शब्दों की बाढ़ आ गई, दोनों को रिमूव करना पड़ा चैनल में आने, क्योंकि वो शब्द हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में जितनी नफरत समाज की, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कैसा सबका साथ है? कैसे संविधान की पद और गोपनीयता की समाज देते हो कि समाज की 20% आबादी को आप एक बार में नकारने का, गाली देने का काम करते हो? तो होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जाल में उलझती जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी को अपील करनी पड़ रही है, जब इस देश में संकट आता है तो आपको बार बार आप सोना मत खरीदो, आप पेट्रोल का इस्तेमाल मत करो, आप खाद का इस्तेमाल मत करो। गरीब किसान क्या करेगा खाद का इस्तेमाल? अभी हमारे पिछले चैनल में हम आप साथ में बैठ करके विवेक भाई के साथ में डिबेट कर रहे थे, किसानों की क्या दुर्दशा थी, उस पर विवेक भाई की भी सहमति भी थी कि शायद ये हमारे मंत्री जी की और प्रशासनिक लापरवाही, किसान रात को लाइन में लगता है, सुबह उसको लाठियां मिलती हैं, खाद नहीं मिल रही। कहाँ जी आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उर्वरक का इस्तेमाल कम करिए, कीटनाशक का इस्तेमाल न करिए, भोजन कम करिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत करिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए। ये सब बातें आप पर देश को, आप खुद का अपने मंत्रिमंडल का काफिला कम नहीं कराएंगे, अपने सांसदों को नहीं बताएंगे कि आप इलेक्ट्रिक, अरे प्रधानमंत्री चाहे तो एक ऑर्डर करें और पूरे देश के जितने पार्लियामेंटेरियन है, जितने एमएलए सबको करें इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज करेंगे, ऊर्जा बचाइए, पेट्रोल डीजल बताइए, फिर जनता इस्तेमाल करे। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं जी, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जब भी बात पूछी जाती है तो सिर्फ घुमा फिरा करके तोहमत लगाने का काम किया जाता है। हमने पूछा था, आप सबने देखा व्हाट्सएप पे क्या चला करता था, 1 लाख से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में, 1 लाख। अगर उत्तर प्रदेश में कोई 2 परिवार भी आपस में लड़ जाते थे, चचा ताऊ भी खेत की मेड़ की झगड़ा के लेकर के लड़ जाते थे, चाहे पानी की लगाने को लेकर लड़ जाते थे, गांव के बच्चे भी, अगर 2 पड़ोस के बच्चे भी कंची खेलने को लेकर के, गुल्ली डंडा को लेकर के भी लड़ जाते थे, उसमें मुकदमा हो जाता, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा बताते थे। एनसीआरबी में जितने भी क्रिमिनल के मुकदमे लिखे गए, जिसमें 147, 148, 149 धारा लगी, वहां पर सबको, तो सारे मुकदमों को दंगा बताने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब बताइए, जहां 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे, आईपीसी में है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसको बलवा कहा जाएगा, उसको दंगा कहा जाता है। 5 परिवार, एक परिवार के 5-10 लोग आपस में लड़ गए, लाठी डंडा चल गई, चाहे वो खेत काटने को लेकर के विवाद क्यों ना हो। और अभी बता रहे थे महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं आपको 1 दर्जन घटनाएं अपने कानपुर जनपद से जुड़ी बताता हूँ। अभी कुछ दिन की बात है जी। कानपुर में एक 11 साल की लड़की के साथ पहले रेप होता है, फिर उसकी गला दबा के हत्या की जाती है, फिर उसको खोद के जमीन में गाड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नेता था, विधायक जी के साथ उसकी खूब तस्वीरें वायरल हुई। मैं पूछ लेना चाहता हूँ, क्योंकि समाज से जुड़ा था, क्या हुआ उसके साथ? सिंपल FIR और साधारण जेल, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। अभी दूसरी घटना हुई, एक लड़की बनारस की घर से किसी बात को लेकर के नाराज होकर के चली आई, वो ट्रेन में बैठ के कानपुर उतर गई, कानपुर से उतर करके टेम्पो में बैठ करके चली गई शिवराजपुर, कानपुर का शिवराजपुर थाना क्षेत्र है, वहां उतर गई। शाम को 8-9 बज गया था, वो भटक गई, क्या करे कहां जाए। उसने एक लड़के से पूछा, यहाँ कहीं कोई होटल मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा? वो कमरे वो लड़का लेके गया, उसका खुद का छात्रावास था, उसका खुद का होटल था, उसी कमरे में उसने पहले लड़की को ठहरा दिया, और उसके बाद में उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया, और 3 दोस्तों को बुला करके रात भर उस लड़की के साथ गैंग रेप किया। और इसके वो तीनों चूंकि माननीय मुख्यमंत्री के स्वजाति थे, क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण में थे, और किसी के जरा विवेक जी बता दें कि एक टांग में गोली मारी गई और एक हाफ एनकाउंटर, इसमें तमाम सारे लोगों ने आवाज उठाई तो साधारण FIR हो गई, और बाद में 3-4 दिन बाद जेल भेज दिए गए। ये उत्तर प्रदेश की कुछ लोग चिन्हित किए जाते हैं
कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी पिछड़े संख्यक समाज का कोई है बंदा, वहां उसने अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, मैं कहता हूं अपराधक एक सोच होती है, लेकिन अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कुछ हुआ तो उसको पकड़ करके उसको गोली मारी। हाँ, तीसरी एक घटना बताऊं, बिदनू थाने का एक केस था, उसमें चूंकि नाम सो जाती था मुख्यमंत्री का, उसका भी साथ एक घटना हुई, उसने जाकर थाने में सरेंडर कर दिया, और थाने में सरेंडर करने के बाद वहां के दरोगा जी ने उसको तीसरे दिन आदेश हुआ कि इसके पैर में गोली मार, उसके बाद उसको पैर में गोली मार के लंगड़ा किया जाता है, इसके बाद उसका चालान किया था। ये दोहरा मापदंड इस देश के लिए, मैंने बहुत ईमानदारी से पूछा था कि उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर मीट हुई थी, इन्वेस्टर मीट में जितने इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे उनमें से कोई 5 नाम, ये कंप्यूटर लगाने आए, ये इस देश में आइसक्रीम बनाएंगे, या आलू का चिप्स बनाएंगे, गन्ने के शीरे से सिरका बनाएंगे, कुछ तो बता देते कि ये कन्नौज के फूलों से इत्र बनाएंगे, कोई एक प्लांट का नाम बता देते, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है, ये फितरत है, ये लोग इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके देश को हमेशा गुमराह करने की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान के अलावा कोई बात नहीं करते। जी सिन्हा जी। विवेक जी, जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि मुद्दे की तो बात ही नहीं करती है भाजपा। अभी नितिन जी ने बताया कि आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा और आप गोल गोल जवाब दे रहे। स्वजातियों के लिए अलग कानून और लोगों के लिए अलग कानून, जबकि अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती, फिर भी ये दोहरा मापदंड क्यों? विवेक जी, बड़े गंभीर आरोप हैं, जवाब। देखिए स्नेहा जी, इन्होंने हमारे किसी प्रवक्ता का बिना नाम लिए आरोपित किया जी कि उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान कटिया चोर होते हैं, ये है वो है। अब उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन जो उन्होंने कहा वो अगर पूरी तरह सत्य नहीं है तो पूरी तरह असत्य भी नहीं है। नितिन जी बैठे हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, जरा सूबे की सारी मस्जिदों पर निगाह दौड़ा लीजिए, दूर मत जाइए। कानपुर में आप रहते हैं, कानपुर की मस्जिदों में निगाह दौड़ा लीजिए, या लखनऊ की मस्जिदों में निगाह दौड़ा लीजिए। अगर 100 मस्जिद देखेंगे तो 100 मस्जिद में 80 मस्जिद के नीचे आपको कोई न कोई धर्म से इतर दुकानें बनी मिलेंगी और रोजगार करते लोग मिलेंगे। कोई मोटर मैकेनिक की दुकान मिल जाएगी, कोई मीट की दुकान मिल जाएगी, कोई होटल ढाबा मिल जाएगा, और उसमें जो बिजली जल रही है वो मस्जिद के ही खाते वाली जल रही है, कोई कमर्शियल कनेक्शन नहीं मिलेगा जी। और मस्जिद में तो फिर तो खुदा का घर ही है। तो कहने का मतलब ये कि बिजली चोरी तो सामने हो रही है। मैं तो इस पे पत्राचार भी करने वाला हूँ मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करने वाला हूँ कि भाई क्या हो रहा है। एक आप काउंटर में एक प्रश्न कर सकते हैं कि मंदिरों में क्या स्थिति है। नितिन जी, कोई मंदिर आप ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे जहाँ मंदिर के नीचे आपको धार्मिक पुस्तक, फूल या प्रसाद के अलावा कोई दुकान मिल जाए, लेकिन मस्जिदों के नीचे आप कौन कौन सी दुकान पा जाएंगे मैं उस पर कोई सूची नहीं बना पाऊंगा, इतनी इस तरह की स्थिति है। आप चाहे लखनऊ में निगाह दौड़ा लीजिए, चाहे आप कानपुर में निगाह दौड़ा लीजिए, तो ये फ्री की बिजली तो जला रहे लोग। और ये भी सत्य है कि मुस्लिम इलाकों में कटिया चोरी ज़्यादा होती है, ये सबको मालूम है। चौकों के इलाके इस मामले में बदनाम रहे हैं। तो उन्होंने पूरी तरह सत्य नहीं कहा तो पूरी तरह असत्य भी नहीं है। अब वो क्या कहना चाहते थे अलग बात है। दूसरी बात आपने कहा कि उन्होंने कहा हमें वोट नहीं चाहिए जी। तो उनके कहने का तरीका अलग हो सकता है। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि जो विषय आपने उठाया है, इस विषय पर हमने कभी अपने गुरु डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से पूछा था, जब मैं युवा मोर्चा की राजनीति से किसान मोर्चे में आ रहा था। हमने गुरु जी, हम लोग मुस्लिमों की बात क्यों नहीं करते जी। ये एक मुश्त वोट देते हैं, एकदम मधुआ मजदूर की तरह जैसे सपा बसपा वाले को ले जाते, हम इनका प्रयोग क्यों नहीं करते। तो हमारे गुरु जी ने मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में एक चीज़ समझाई, का देखो तुमने
ट्रेन के कभी पैसेंजर वाले डब्बे में सुविधाएं बढ़ते देखा है? जनरल डब्बे में हमने कहा नहीं देखा। लेकिन उसमें भीड़ बढ़ते देखा होगा? हमने कहाँ देखा। कहीं जितनी सुविधाएं बढ़ती हैं, एसी फर्स्ट में बढ़ेगी, सेकंड में बढ़ेंगी, थर्ड में बढ़ेंगी, 3 टियर में बढ़ जाएंगी, लेकिन जो जनरल डब्बा होता है उसमें तुम कभी कोई सुविधा बढ़ते नहीं देखी होगी। हमने कहा बिल्कुल गुरु जी नहीं देखा। तो उन्होंने कहा मुस्लिम राजनीति रेलवे के जनरल डब्बे की तरह है, उसी में मुलायम सिंह जी भी सवार हैं, उसी में मायावती भी सवार हैं। मुलायम सिंह जी कहेंगे हम मुसलमानों को 27% देंगे, तो मायावती कहेंगे हम 35% आरक्षण देंगे। देना इनको किसी ने कुछ नहीं है, संवैधानिक बाध्यता आप दे नहीं सकते, लेकिन कहने में कुछ जाता नहीं। इसी पे एक और आपको हंसी वाली बात बताऊं नितिन जी, आप नाराज मत होइएगा। एक दिन सुबह सुबह मुलायम सिंह जी ने घोषणा की कि हर थाने में एक मुस्लिम दरोगा रहेगा। ये घोषणा है मुलायम सिंह की, पढ़िएगा। तो उस पर हम लोग हंसने लगे। जब सूची आती है तो इटावा, मैनपुरी, कन्नौज के यादव जी लोग दिखते हैं सूची में, और कहोगे हर थाने में एक मुस्लिम दरोगा रहेगा। खुखुंदू का एक बेटा लोक सेवा आयोग क्वालिफाई करके डिप्टी एसपी बना, तो उसको तो आपकी सरकार में मार डाला गया, मार भी डाला गया। उसकी पत्नी को, उसके परिवार को आपने मुआवजा भी दिया, उसकी पत्नी को नौकरी भी दी, शायद भाई को भी नौकरी दी आउट ऑफ टर्न जाके, उसके बाप को भी मुआवजा अलग से दिया। लेकिन यहीं आप नहीं रुके, आपने उसके मुख्य हत्याभियुक्त को विधानसभा का टिकट भी दिया। तो ये आपका आधुनिक समाजवाद है जो इस प्रदेश ने देखा है। प्रदेश को वो समाजवाद पसंद नहीं आया, आपको विपक्ष में भेज दिया, एक बार नहीं 2 बार भेजा। आप दुनिया के काम गिनाते रहें। अरे भाई, जब बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, माल असबाब सुरक्षित रहेगा, तब न कोई लूलू बाल जाएगा। जब बहन बेटी की इज्जतें नहीं बचेगी तो लूलू बाल जाके लोग क्या करेंगे? अपनी बहन बेटियां थोड़ी उठवाएंगे। तो ये आपने जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पे जो किया है जी, इसलिए लोग आपको भूल के याद नहीं करना चाहते। भाई, जब हमारा घर जायदाद बहन बेटी बची रहेंगी तब ना हम रह पाएंगे सुकून से इस प्रदेश में। तो आपने यहाँ के लोगों का सुकून छीना है। आपके समय में बहन बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में थी। आज आप भले कहिए कि वो सजातीय बच गए, वो फलाने बच गए, लेकिन बचा कोई नहीं जी। कानून की दहलीज तक एक एक आदमी को पकड़ करके उत्तर प्रदेश की इसी पुलिस ने पहुंचाया जिस पुलिस को आपके समय में अतीक अहमद बंदर बना लेते थे, वही उसी पुलिस ने पहुंचाया। और उसी पुलिस ने अतीक अहमद को जमीन के नीचे पहुंचाया। उसी पुलिस ने जो पुलिस आपके समय अतीक क्या बंधक होती थी, जिसको मुलायम सिंह कहते थे तो अतीक भैया छोड़ते थे। हमने ये भी दिन देखा है। और क्यों न हो, जब एक मुख्यमंत्री माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाएगा तो फिर कौन सा एसपी, कौन सा कप्तान क्या खा करके अतीक के ऊपर कंट्रोल करता? किसकी हैसियत जो अतीक के दरवाजे चला जाता? तो आपने कानून व्यवस्था की जो रेड़ मारी है प्रदेश की, नितिन जी नाराज न होइएगा। आप मेरे मित्र, मैं आपके ऊपर कोई सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये गलतियां आपकी सरकार में हुई हैं, और ये ऐसी गलतियां जिसको आप कभी भर नहीं पाएंगे। आपके समय में तो बता रहे हैं कि गलतियां तो अब आपकी सरकार कर रही है, जिसकी वजह से 2027 में आप बहुमत क्या कुछ ही सीटों पे सिमट जाएंगे। देखिए, और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसा दावा कर रहे हैं वो। देखिए स्नेहा जी, सपने पे कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। मुंगेरी लाल भी सपने देखते थे, नितिन जी भी देखे, अखिलेश भैया भी देखे। सपने देखने में कोई बुराई, लेकिन उन सपनों के लिए दिन का चैन और रात की नींद हराम करनी पड़ती, जागना पड़ता, तब सपने पूरे होते हैं। सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अब उन सपनों के लिए संघर्ष करता है। एक सपना जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था, उस सपने के लिए लाखों लोगों ने शहादतें दी। उस सपने के लिए लोगों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। और उससे पहले भी एक सपना जो पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने देखा था, उस सपने को चरितार्थ करने में 5 पीढ़ियां न्यौछावर हो गई, तब वो सपना पूरा हो रहा है। ठीक है।
तो उन सपने देखने में बुराई नहीं, नितिन जी भी देख सकते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन का चैन, रात की नींद हराम करनी पड़ती है, जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता मेहनत करते हैं और वो मेहनत दिख रही है। आप किस मोर्चे पे बात करना चाहते हैं? कानून व्यवस्था के मोर्चे पे? आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है। वो तो गिना रहे हैं कि वो 14 मेडिकल कॉलेज तो उनके ही अरे कार्यकाल भाई में बना 14 थे, 16 थे, 8 थे, वो सब आंकड़े दर्ज है। लेकिन उस मेडिकल कॉलेज का क्या फायदा जब वहाँ बहन बेटियां पढ़ नहीं सकती? वहाँ तक जा पाएंगी तब ना पढ़ेंगी, रास्ते में उठ जाएंगी तो कौन पढ़ेगा? ठीक है, जब डॉक्टर साहब से जवाब फिरौती का फोन आ इतनी जाएगा। देर तक तो कैसे झूठ बर्दाश्त किया जाए? बहुत देर तक तो सुन लिया, आप मुझे भी कुछ बोलने का मौका दे जी दीजिए। जी नितिन जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल क्योंकि कमेंट। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चूंकि विवेक जी हमारे अच्छे साथी हैं और बहुत खूबसूरती से चूंकि जन्मजात संघ से इनकी ट्रेनिंग है, तो इनका तो धर्म बनता है कि जब पैनल में बैठते हैं तो उनको मजबूरी भाजपा को डिफेंड करना। लेकिन वास्तविक धरातल तो ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि आज क्या पोजीशन है। इन्होंने जो बताया कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो पुलिस की भर्ती थी, तो पुलिस की भर्ती से सब इतने यादव भर्ती हो गए। शायद इनको आदरणीय कल्याण सिंह जी का कार्यकाल याद नहीं होगा। जब आदरणीय कल्याण सिंह जी के शासनकाल में पुलिस की भर्ती हुई तो नेताजी के कार्यकाल से ज्यादा यादव भर्ती हुए थे। नेताजी तो कंट्रोल करते थे कि लोग आरोप लगाएंगे लेकिन इनकी सरकार में ज्यादा भर्ती हुए कारण कि आप घर से बाहर निकलिए शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक, तो जितने गांव की जो जिला पंचायत की सड़कें होती हैं, जितनी मंडी समितियों की सड़कें होती हैं, बम्बा की पटरियां होती हैं, लड़के नंगे पैर एक अंडरवियर बनियान में सड़कों में 10-10 किलोमीटर तक दौड़ते पसीना बहाते हुए नजर आते हैं। बाकी लोग कौन लोग पसीना बहाते हैं? अब अगर उनके पसीने से, उनके दौड़ने से, उनके फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी होने से वो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं तो इस पर भी उंगली उठाएंगे, इस पर भी सवाल उठाना चाहते। आदरणीय कल्याण सिंह जी तो इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उस हिंदुत्व हृदय सम्राट रहे, उनके कार्यकाल की जरा बेस्टी निकाली तो इस तरीके की बातें करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। बाकी मैंने बहुत सारी बातें कही। आज भी लगातार बेटी सुरक्षित नहीं। ये बताइए जो हाथरस की गूंगी बहरी बेटी थी उसको किसने उठाया था? उसके साथ किसने रेप किया था? फिर उसकी किसने हत्या की थी? फिर उसको रात को किसने जलाया था? वो कौन सी सरकार की, कौन से रामराज की बात कर रहे हो? ये उन्नाव की बेटी जिसका पूरा खानदान मार दिया गया, उसका बाप मार दिया गया, पुलिस ने क्या क्या किया, वो किसकी बेटी थी? किसके रामराज्य में हो रही थी? कन्नौज, ललितपुर थाने के अंदर बलात्कार होता है, पीड़िता शिकायत करने जाती है, उसकी मां के साथ थानेदार रेप कर देता है। ये रामराज्य की बातें कर रहे हैं। पुलिस का आईपीएस अधिकारी लगातार फरार, ये रामराज्य की बात कर। आज कोई जिला, कोई क्षेत्र ऐसा बाकी है क्या कि जहां प्रतिदिन रेप की घटनाएं ना आ रही हो? भारतीय जनता पार्टी रेप सुरक्षित, अरे इनकी सरकार में तो सड़क चलता, आदमी सुरक्षित नहीं। आप लखनऊ याद करिए, विवेक तिवारी भाई जा रहे थे कार में, इतनी तानाशाही पुलिस रोकती है, गोली मार देती है। वो क्या मनीष तिवारी का, विवेक तिवारी का दोस्त था। मुख्यमंत्री का जिला गोरखपुर, कानपुर का व्यापारी मनीष गुप्ता जाता है व्यापार के सिलसिले में, रात को होटल में सो रहा है, पुलिस निरंकुश नशे में चली आ रही है, कुंडी खटखटाती है, बाहर निकालती है, पता पूछती है, आइडेंटिफिकेशन पूछती, सब बताता है, इसके बाद उसको पिट पिट के हत्या कर देते हो। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, आप सुशासन की बात कर रहे हो। सिर्फ पेपरों में आपका शासन बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा चल रहा है, कागजों में चीजें बहुत अच्छी चल रही, जमीनी हकीकत में भूल गए। इलाहाबाद ये वो दलित नौजवान लंबरदार के खेत में गेहूं काटने से मना कर देता है कि हम आपकी कटाई आज नहीं करेंगे, आप उसकी पीट पीट करके हत्या कर देते हो इलाहाबाद में। आप बताते हो रामराज, क्या बात है? बांदा, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, अरे कोई जिला, कौन कौन सी घटना है कि ना, एक लिस्ट उठा करके देख लीजिए महिलाओं की सुरक्षा के बाद। आज के लखनऊ में आए दिन सीसीटीवी फुटेज, जा रही महिला पर्स लेकर के
पीछे से सौदा आता है, हाथ मारता है, पर्स छीनता है, भाग जाता अच्छा है। नितिन जी, जब पुलिस आप की लोग ये व्यवस्था की बात घटनाएं करता है। गिनाते हैं तो सिन्हा जी, ये एक लोग मिनट बात कहते हैं करो। कन्विक्शन रेट अच्छा है। सिन्हा जी, बस एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूँ, मुझे दूसरी जगह भी जोड़ना है। जी ये पुलिस की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही 10-90 108 एम्बुलेंस और पुलिस को बेहतर बनाने के लिए डायल 100 का मुख्यालय लखनऊ अपने आप में आदर्श है। आपने सिर्फ नाम बदला, हमने डायल 100 में कितनी गाड़ियां बढ़ाई, इनोवा, बोलेरो और बुलेट की रिस्पॉन्स सिस्टम क्या था दुनिया के तमाम देशों में पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम था। उस रिस्पॉन्स सिस्टम को स्टडी करने के लिए प्रदेश के अधिकारियों को भेजा गया तमाम देशों। वहां जो जो चीजें अच्छी थी उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को अपडेट करके उसके रिस्पॉन्स सिस्टम को ठीक किया गया। आज बताइए 10 सालों में माननीय योगी जी कितनी नई गाड़ियां खरीदी पुलिस को, सिर्फ कागज में। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी। जैसे अभी चुनावों से पहले देश में सब चंगा चल रहा था, चुनाव खत्म, रिजल्ट आए, मोदी जी कह मत करो, डीजल इस्तेमाल मत करो, बाहर मत जाओ, विदेश मत जाओ, खाना मत खाओ, खेतों में खाद मत डालो। ऐसे उत्तर प्रदेश में सब चंगासी है और वो चंगासी अभी सब दिखाई पड़ेगा। सिन्हा जी माफ करना, क्योंकि मुझे भी एक दूसरे चैनल में ठीक तुरंत है जोड़ना है। विवेक जी, जी स्नेहा जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, बार बार ये लोग पूछते हैं कि कितने उद्योग धंधे लगे, कितने जी। काम कर रहे हैं। मैं इनकी जानकारी, सबकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं जी कि उत्तर प्रदेश में 1947 से मार्च 2017 तक लगभग 70 वर्षों में 14,178 कारखाने ही पंजीकृत पाए गए थे। वर्तमान में प्रदेश में कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या 32,019 तक पहुंच चुकी है। और स्थिति ये है स्नेहा जी जी कि इसमें 17,841 कारखाने 2017 के बाद पंजीकृत हुए हैं। 2023 से अब तक ही केवल 10,194 कारखानों का पंजीकरण हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में 4,746 नए कारखाने इसमें और जुड़े हैं। वर्तमान में 16,53,189 लोग नौकरी कर रहे हैं, जिसमें 15,29,907 पुरुष और 1,23,272 महिलाएं हैं। ये आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों के लगने का, उसमें लोगों के रोजगार पाने का। अगर इसमें किसी को संदेह है तो इन फैक्ट्रियों का दौरा कर ले, उनका निरीक्षण कर ले, प्रोडक्शन देख ले। भाई एम्प्लॉय तभी होंगे जब कारखाना चल रहा होगा, कोई मालिक बंद करके तो पैसे देता नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, सारी बातों की इतर कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज़ें हैं स्नेहा जी जी कि जो नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हमारा परिवार सुरक्षित होगा तभी तुम किसी सुविधा का उपभोग कर पाएंगे। बिल्कुल चाहे लुलु माल हो, चाहे इनका सैफई का हॉस्पिटल हो। ये बार बार कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज सैफई का बनाया, बिल्कुल बनाया सैफई का, लेकिन उसमें भी इलाज कराने इनके परिवार का कोई जाता नहीं है। ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी के राज में कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उद्योग धंधों में नंबर 1 है, मेडिकल हब बनने की रास्ते पे चल रहा प्रदेश, आयुध उत्पादन में नंबर 1 होने जा रहा है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 तक विकसित भारत का, उस विकसित भारत में अगर पूरे भारत से नंबर 1 पे कोई रहेगा तो उत्तर प्रदेश रहेगा। ये भी योगी आदित्यनाथ जी का दावा है। ठीक है। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब शिष्टाचार की दहलीज लांघकर स्कूल और संकट के अखाड़े में उतर आई। अखिलेश यादव ने भाजपा को देश का संकट बताकर और सहयोगियों की बेबसी पर तंज कसकर 2027 की बिसात बिछा दी। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा इन तीखे हमलों का जवाब अपने विकास के दावों से देगी या फिर एक नया मुद्दा ही छिड़ जाएगा। सियासत में गद्दी के लिए स्टूल का अपमान अक्सर भारी पड़ता है। फैसला जनता को करना है कि वो भाजपा की त्याग के मंत्र को चुनेगी या अखिलेश यादव के परिवर्तन के तंत्र वाले दावे को। खैर ये तो वक्त बताएगा और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।